दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संवाद इंडिया के मंच पर आज के हमारी चर्चा में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं जो यूपी की राजनीति को भलीभांति जानते भी हैं और समझते भी हैं। उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूं। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी जुड़े हुए हैं मेरठ से, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की राजनीति की बड़ी गहरी उन्हें समझ है, बहुत उनका सार्थक विश्लेषण इस संदर्भ में रहता है। और साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं और हिंदुस्तान समाचार पत्र के मेरठ में स्थानीय संपादक के तौर पर कार्यरत भी रह चुके हैं। मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं का इस संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पुष्पेंद्र शर्मा जी से करता हूँ। पुष्पेंद्र शर्मा जी, जैसे कि कुछ दिन से दिल्ली के जो अधिकारी हैं उनको किसकी नियंत्रण किसका सरकार का रहे या एलजी का नियंत्रण रहे उस पर, तो उससे संबंधित है कि उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई थी और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट से आदेश उनके पक्ष में आया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यादेश चलाकर उसको वापस एलजी के हाथ में उन्होंने वो अधिकार सौंप दिए। तो जब से अरविंद केजरीवाल विभिन्न प्रदेशों में घूमकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, उसी कड़ी में वह उत्तर प्रदेश आते हैं और अखिलेश यादव के साथ अपना वो मीटिंग करते हैं, समर्थन मांगते हैं राज्यसभा के लिए। लेकिन इस कड़ी में हम देखते हैं कि अखिलेश यादव जो लगातार जो दूसरी अन्य विपक्षी पार्टियां उनसे मंच साझा करने में परहेज करते रहे हैं, जैसे मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, वहीं वह अरविंद केजरीवाल साथ संयुक्त प्रेस वार्ता संबोधित करते हैं और वहीं ममता बनर्जी साथ भी वह अपनी अलग मीटिंग भी करते हैं पिछले कुछ दिन पहले। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दृष्टिकोण से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की जो मीटिंग है, यह क्या संकेत देती है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कोई नया समीकरण, नया गुल खिलाने की तैयारी में? क्या लगता है आपको, पुष्पेंद्र शर्मा जी? प्रशांत जी, आपको नमस्कार। भाई हरि जोशी जी को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत मैं प्रसन्नता से उनका अभिवादन करना चाहता हूं। और आज बहुत दिनों बाद आपके चैनल पर जुड़ पाया। मैं थोड़ा सा आपने व्यस्त रहा कुछ कार्यक्रमों में, तो लेकिन आज आपने फिर मुझे ये अवसर दिया। आपने जो विषय चुना है बड़ा प्रासंगिक है, पर दिक्कत यह है कि इसको हर कोई अपने चश्मे से देखता है। भारतीय जनता पार्टी इसे दूसरी तरीके से देखेगी। जो विपक्षी एकता की बात चल रही है उसमें ये एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। लेकिन जो मेरी सोच है या जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ या जो मुझे लगता है कि ये अपनी एकता और जो दिल्ली अध्यादेश विवादित वाली बात है उससे भी ज़्यादा कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश की गई है। असल में एक बड़ी विचित्र स्थिति है विपक्षी एकता के लिए कि अगर वो क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस बहुत महत्व देती है तो कांग्रेस कहीं नहीं रहती, और अगर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो क्षेत्रीय दल कहीं नहीं रहते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम क्षेत्रीय दलों का इतिहास उठाकर देखें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, तो ये सारे इनका जन्म कहाँ से हुआ? ये पैदा हुए कांग्रेस की ज़मीन पर, कांग्रेस को वोट्स को लेके। उधर जो दिल्ली अध्यादेश का मामला है उसमें कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया नहीं है। वो इसलिए नहीं किया कि जो दिल्ली के स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं और जो पंजाब के नेता हैं उन्हें शायद ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही या सहन नहीं हो रही होगी कि ऐसे धुर विरोधी का समर्थन किया जाए। पर 2024 का जो बड़ा उद्देश्य सामने आ रहा है उसको लेके कांग्रेस में भी उहापोह है। इधर अखिलेश यादव बार बार कह देते हैं कि हम साथ चलेंगे, लेकिन वो ये जानते हैं कि कांग्रेस को सीट तो उन्हें देनी पड़ेगी विपक्ष के तौर पे। अगर वो 1 बाई 1 यहाँ पे चुनाव होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है, लेकिन अखिलेश की मजबूरी ये है कि वो कांग्रेस को लॉयन शेयर, बड़ा हिस्सा नहीं दे सकती और अपने पास रखेंगे। अब उसमें समझौता कैसे हो? तो अरविंद केजरीवाल के बहाने जहाँ एक विपक्षी एकता में ये कहा गया भाई हम तो सबके साथ हैं, वहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई कांग्रेस को भी कि आप अगर हमारे साथ नहीं आएंगे तब भी हम एक अलग से गठजोड़ बना लेंगे या एक मोर्चा बना लेंगे जिसमें आपकी जरूरत नहीं रहेगी, और विपक्षी एकता का जो ताना बाना है वो फिर उसमें अगर टूटने का या कोई भंग होने का खतरा आएगा या आरोप आएगा तो वो कांग्रेस पर लग जाए। अब देखिए, अध्यादेश के लिए समर्थन कहाँ चाहिए? समर्थन चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में तो कुछ हो नहीं सकता। अध्यादेश बन गया है, उसको बिल बन के पास होना है। राज्यसभा में सपा के कितने मेंबर हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये एक सिंबॉलिक
मुलाकात थी और इसके संकेत देने के अर्थ ये थे कि भाई हम एक साथ हैं। अखिलेश ने उनका पुरजोर स्वागत इसीलिए किया, भाई तृणमूल कांग्रेस, हालांकि पश्चिमी बंगाल में जो भी कुछ हुआ, कहीं समझौते हुए कहीं नहीं हुए, पर कांग्रेस की धुर विरोधी है ना, अरविंद केजरीवाल भी धुर विरोधी है, तो वो अपनी उनके साथ बैठ के जो मैसेज है वो कांग्रेस को देना चाहते हैं कि हम आपके बिना जी लेंगे ये। और इसके साथ एक और चीज़ भी होती है, भाई हरि जोशी बैठे हैं, बाद में वो इस पर ताकीद करेंगे, अपनी बात कहेंगे। ये असल में प्रेशर टैक्टिस है। 2024 से पहले एक सौदेबाजी की प्रक्रिया चलेगी कि किसको कितनी सीट मिले, अगर विपक्षी एकता होती है तो उस स्थिति में भी वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए आप भी चुनौती है, अखिलेश तो चुनौती है ही, तो लिहाजा आप इतनी सीटों पर सिमट जाएं। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हो गई है और हर कोई अपने अपने ढंग से अपनी ताकत जताने का प्रयास कर रहा है और कांग्रेस को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपके बिना भी हम चल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को संदेश देने की ये पूरा प्रयास है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का संयुक्त रूप से। तो हरी जी के पास आता हूँ मैं। हरी जी, जैसा आपने पुष्पेंद्र जी को सुना और उन्होंने काफी स्पष्ट किया कि विपक्ष की जो राजनीति है किस दिशा में जाती है, क्या गठबंधन बनने का स्वरूप क्या हो सकता है। आपका क्या कहना है कि इसमें क्या समझते हैं आपकी, अगर अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल यूपी के अंदर कुछ ऐसा गठबंधन बनाते हैं, उसका स्वरूप साकार होता है, तो कांग्रेस के दृष्टिकोण से यह कितना एक चुनौतीपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए और साथ ही बीजेपी के लिए कि कुछ चुनौती अखिलेश यादव और केजरीवाल गठबंधन हो सकता है, या यादव कांग्रेस का और लोकदल का गठबंधन ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है? क्या लगता है आपको हरी जोशी जी? देखिए, ऐसा है कि हमारे बड़े भाई हैं पुष्पेंद्र जी, सीनियर एडिटर हिंदुस्तान रहे हैं और राजनीति की, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी गहरी पकड़ है। तो ये चीज़ों को बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। तो उनके बाद मेरे पास हालांकि कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के लिए मैं ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है और इस बात को अखिलेश इतने मूर्ख भी नहीं है कि वो इस बात को नहीं समझते हैं। वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के लिए एक ऐसा किया जा रहा है। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल अपने यहाँ दिल्ली में एलजी के खिलाफ जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिए थे नियुक्ति के और दूसरे प्रशासनिक अफसरों पर, तो वो उस पर अध्यादेश लाने के बाद वो समाप्त हो गए। उस अध्यादेश में भी दो चीजें हैं कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश लेकर आई, दूसरी तरफ उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो रिव्यू, अगर वो या तो ये है कि उन्होंने इस अवधि को, जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी चल रही है, उसको बिताने के लिए उन्होंने अध्यादेश लाए और फिर अध्यादेश स्वयं ही वापस ले लेंगे, भेजेंगे नहीं उसे पास कराने के लिए और रिव्यू पिटीशन में आगे चले जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद उसका कोई अस्तित्व बचना नहीं है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल अपनी एक राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए और अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाने के लिए वो सिर्फ अखिलेश के पास ही नहीं आए हैं, वो तमाम जगह गए हैं। वो नीतीश के पास भी गए हैं, वो शरद जी के पास भी गए हैं, वो सोरेन के पास भी गए हैं, वो स्टालिन से भी मिलकर आए, वो सब जगह जा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस ने पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि हम ये चाहेंगे किसी भी हद तक जाकर कि अगर चुनाव होते हैं तो एक मजबूत प्रत्याशी के सामने एक मजबूत प्रत्याशी हो। तो विधानसभा के चुनावों में आपने शिरकत की, नगर निगम के भी चुनाव हुए तो उसमें भी आपने शिरकत की। और जहां तक मुझे लगता है कि दो तीन पार्टियां हैं जो कहीं भी किसी विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगी या उनका अपना एक अलग फ्रंट रहेगा। और जैसे आपका तेलंगाना में केसीआर है, तृणमूल कांग्रेस है और ये आप है खासतौर से, और बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी। ये चार पार्टियां ये किसी भी, मतलब आप ये सोचे कि सारे विपक्षी एक मंच पर आ जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बसपा अपना अलग से चुनाव लड़ेगी और वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगी। और
अभी तक उन्होंने कहा भी यही है। दूसरी तरफ अभी नगर निगम के चुनावों में मैं पुष्पेंद्र जी को एक चैनल पर सुन रहा था, तो इन्होंने बड़े मार्के की बात कही कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मुस्लिम जो है वो एक पूरी तरह कट गया और उसने अपना वोट भले ही वो कहीं भी डाला, उसने पतंग उड़ाई, गिल्ली डंडा खेला, कुछ भी किया, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के से विमुख हो गया। तो समाजवादी पार्टी से अगर मुस्लिम वोट अलग हो जाता है तो अखिलेश जानते हैं उनकी राजनीतिक हैसियत वहीं पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनका कहीं भी अगर समीकरण बनता है, किसी भी गठजोड़ में बनता है, तो उसके साथ प्लस मुस्लिम होकर बनता है, बिना उसके नहीं बनता है। जैसे यादव प्लस मुस्लिम हो जाएंगे, उसमें कुछ और बैकवर्ड मिल जाएंगे, या कोई और जाट इधर आ जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो जाट प्लस मुस्लिम हो जाएंगे। तो इस तरह का एक समीकरण वो बनता है। लेकिन अगर उसमें से मुस्लिम अलग हो जाता है, जैसा कि नगर निगम के चुनावों में पूरी तरह साफ तौर पर दिखाई दिया, उन्हें एक सीट भी नहीं मिली और सारी मेयर की सीटें भाजपा ने जीत ली, तो वो साफ संकेत है मुस्लिम समुदाय का कि भैया हम आपके बंधुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मतलब निकाह कर लिया तो आपके साथ तलाक नहीं हो सकता। तो उन्होंने अखिलेश को मतलब एक तलाक तो बोल दिया है, 3 तलाक होते हैं तो दूसरा तलाक भी बोल देंगे, तीसरा तलाक भी बोल देंगे। ये बात तय है कि वो मुस्लिम समुदाय जो है वो बड़ा खपा है और मुस्लिमों के बगैर अखिलेश जानते हैं वो कुछ है नहीं। अब जब मुस्लिम उनके साथ नहीं है तो अखिलेश को कोई क्या भाव देगा? कांग्रेस भी क्यों भाव देगी और अरविंद केजरीवाल भी कितना भाव देंगे? और यह भी बात तय है कि मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगा, इस बात में भी बहुत संदेह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति दूसरे तरीके की है। वो गुजरात में चुनाव लड़ने जाते हैं तो बोलते हैं कि भारतीय करेंसी पर, नोटों पर लक्ष्मी जी का चित्र होना चाहिए, तो वो लक्ष्मी जी का चित्र, और इसी तरीके से वो दिल्ली में बजरंगबली मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वो पंजाब में जाते हैं तो वो डेरों पर भी जाते हैं और गुरुद्वारे में जाकर भी मत्था टेकते हैं। तो उनकी राजनीति एक अलग तरीके की है। और सबसे पहले जहां तक किसानों की बात है, तो किसान आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि किसानों का जो बिल आया था जिस पे किसानों का आंदोलन हुआ, वो सबसे पहले बिना वजह अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उसको अपने रख के पास करा दिया। तो यानी कि वो बाद में भले ही कुछ कहते रहे, गिरगिट की तरह रंग बदलने की उनकी आदत है, और वो भाजपा के साथ कंफर्टेबल है और भाजपा उनके साथ कंफर्टेबल है। दोनों ये चाहते हैं कि मैसेज ये जाए कि हमारी जो असली लड़ाई है, वो असली जो उभरता हुआ विपक्षी दल है और जो हमारे लिए चुनौती है, वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मेरी भाजपा से सीधी टक्कर है और कोई बीच में नहीं है। तो ये परसेप्शन अगर बनता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद है। वो वैसे भी मेड फॉर ईच अदर लगते हैं, भले ही कुछ कहें कि साहब फिर सिसोदिया जी को क्यों उन्होंने जेल भेज दिया, दूसरे जैन साहब को क्यों भेज दिया, ईडी क्यों लगा दी। ये देखिए, ऐसा है कि जब ओवैसी कहीं जाते हैं तो उन पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं, तो उन पर आपने देखा होगा कि उन पर मेरठ में प्रतिबंध लगा दिया था। तो मेरठ में प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि उनको एक हाइप मिल जाए कि देखो साहब, ये अल्पसंख्यकों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो और प्रतिबंध नहीं लगाते तो कोई पूछ नहीं रहा था। ये पिछले विधानसभा चुनावों की बात है, पुष्पेंद्र जी आपको याद होगा। तो वो इसलिए कि उसको हाइप क्रिएट करनी है। जितना केजरीवाल बढ़ेंगे और जितना उधर वो बढ़ेंगे, ओवैसी बढ़ेंगे, उतना ही कमोवेश भारतीय जनता पार्टी को एक कंफर्ट जोन मिलेगी। अब लोग कहते हैं कि फिर साहब पंजाब में क्या हुआ? तो पंजाब में भी सब लोग जानते हैं कि जो डेरे वालों का वोट है वो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, वहां दलित वर्ग बहुत ज्यादा है। तो वो पूरा के पूरा वोट किस तरह से शिफ्ट कराया गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट किस तरह से केजरीवाल को शिफ्ट कराया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में वो, उन्हें ये मालूम था हम नहीं आ रहे हैं पंजाब में, हमारी कोई वो नहीं है। तो उन्होंने एक
वहां पर अपना गुणागणित करके केजरीवाल को समर्थन दिया, और केजरीवाल डेरे वालों की और दूसरी वजहों से उनकी सरकार बन गई। तो उसकी उसकी वजह ये है। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश में लौटकर। तो उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा तो बहुत दूर की बात है। सीटों का बंटवारा तो तब होगा जब मेरा और आपका मन एक साथ मिल जाए। तो अरविंद केजरीवाल और यादव, अखिलेश यादव में कोई समझौते का कोई गणित दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो अपना अलग तरीके से केजरीवाल चलने वाले आदमी हैं। और वो उनके साथ भी उनके अरविंद केजरीवाल के साथ राजनीतिक पटरी बिठाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक उसी तरह अखिलेश यादव भी थोड़ा सा अड़ियल रुख रखने वालों में से है। जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन है, तो वो जयंत चौधरी की वजह से चल रहा है। जयंत चौधरी की वजह से चल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव की वजह से वो लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चल रहा है। और उनके साथ जो विधानसभा में दूसरे दल मिले थे, वो सब उनसे राजभर वगैरह सब बैक हो लिए। तो ये स्थितियां हैं अभी उत्तर प्रदेश में। विपक्षी एकता जैसी कोई चीज मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देती, और कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कुछ खोने के लिए तो है नहीं, पाने के लिए। और लेकिन उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि किसी तरीके से 2024 में, और सभी विपक्षी दल ये चाहते हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक दिया जाए। तो वो उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। और उत्तर प्रदेश में अगर वो रथ थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगता है, उसकी गति कम होती है, या वहां पर थोड़ा सा डेंट लगता है, तो निश्चित तौर पर 24 में भारतीय जनता पार्टी को कुछ परेशानियां होंगी। तो ऐसी स्थिति में अभी सारे कार्ड ओपन है, आप देखिए। लेकिन केजरीवाल से कोई फर्क पड़ेगा मुझे लगता नहीं है, और केजरीवाल और अखिलेश का कोई यहाँ पर मामला चलेगा वो भी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल का मुख्य उद्देश्य वो नहीं है। केजरीवाल का यह या तो भाजपा या मैं, तीसरा उनके लिस्ट में नहीं है। तो ये स्थितियां हैं। बाकी पुष्पेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये बहुत बारीकी से नजर रखते हैं चीजों पर, ये मुझे बेटर बता पाएंगे। पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, हरीश जी को सुना आपने, बड़े विस्तार तरीके से उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के मध्य मतलब जो देखते हैं उम्मीद कम है कि कोई ऐसा गठबंधन, कोई प्रभावशाली गठबंधन यूपी में उन दोनों का कुछ बनेगा। लेकिन बात हो जाती है और यूपी की राजनीति को हम देखें, बड़े गौर से देखें, तो जो बीजेपी मुख्य पार्टी है और साथ में विपक्षी दल के अखिलेश यादव मुख्य भूमिका में है। वहीं मायावती, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या राजभर वाली पार्टी और या राष्ट्रीय लोकदल जिसमें जयंत चौधरी का नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे में अगर देखें सब पार्टियों की स्थिति को वर्तमान में देखें, तो कोई भी पार्टी अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला करते हुए हमें दिखाई नहीं देती है, जब तक कोई गठबंधन का स्वरूप प्रभावशाली स्वरूप ना बने। और ऐसे में जो कांग्रेस को लेकर तमाम आशंकाएं अखिलेश यादव के मन में है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई यूपी में तो उन्हें नुकसान होगा। ऐसे में क्या है, कुछ अल्टरनेट जो विकल्प की बात की जाती है कि एक तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन पूरा यूपी का, जिसमें नीतीश कुमार है, मतलब दूसरी पार्टियां हैं। वहीं ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, अखिलेश यादव एक अलग से कुछ अपने एक ऐसी कुछ भूमिका बना रहे हैं कि जहाँ पे ये गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं चुनाव में। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन प्रभावशाली, सोचा कांग्रेस बेशक कमजोर स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन प्रभावशाली भूमिका में आ सकता है? क्या लगता है आपको? पहले तो भाई हरीश जोशी जी ने जो बातें कही बड़े विस्तार से, पंजाब और सारी राजनीति, और एक जो उन्होंने खाका खींचा अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों का, मेरे ख्याल से आपके श्रोताओं को और दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी, और मैं इनसे सहमत हूँ सारी बातों में। बस एक बात, ये राजनीति बड़ा मज़ा की चीज़ है, और इसमें किसी भी चीज़ को हम असंभव नहीं मान सकते। हम किसी के लिए ये मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि साथ ये एक साथ नहीं बैठेंगे या एक साथ नहीं होंगे। और ये अनुभव भी कहता है कि बहुत बार बहुत सी अप्रत्याशित बातें हो जाती हैं, जिनको हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता था, पर वो हो जाता है। तो
निकाय चुनाव का जिक्र किया भाई जोशी जी ने, तो आप देखिए कि आपने चाहे थोड़ी सी कील ठोकी पर एंट्री तो ले ली। पतंग ने जीती सीट नहीं जीती पर एंट्री ले ली। और जैसा कि जोशी जी का कहना है कि ये इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी को कंफर्ट जोन मिलता है, बिल्कुल सही, इसी का लाभ मिला। शहरी की बात करें हम, अगर हम देहात निकायों की बात छोड़ दें, शहरी निकाय जो थे जहाँ मेयर थे उनकी बात करें तो बिल्कुल सटीक बात है, इससे लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिला और सीधे सुर्र करके उनकी गाड़ी चलती चली गई, सारे के सारे मेयर जीत गए। अब बात यह है कि क्या कांग्रेस के बिना गठबंधन या बसपा के बिना गठबंधन, देखिए बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होती है थोड़े समय तक, और वो दिन करीब आ रहे हैं, ज़्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं होगी, धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगेंगी। पर कांग्रेस आज की तारीख में अगर आप कहें, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, कांग्रेस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कर्नाटक चुनाव को हम कैसे भूल सकते हैं, उसने जो मैसेज दिया है। तो पैन इंडिया की जब बात करेंगे, ये थे निकाय चुनाव या राज्य विधानसभाओं के चुनाव, लेकिन जब पैन इंडिया की बात करेंगे तो पैन इंडिया के लिए तो लोकसभा चुनाव ही उसका पैरामीटर है या उसे नापा जा सकता है। उस समय पे मुस्लिम कैसे सोचेगा और किधर देखेगा। एक बात तो तय कर दी मुस्लिमों ने, जो अभी भाई जोशी ने शब्द यूज किया था बंधुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने अखिलेश जी को यह मैसेज देने की कोशिश करी कि आप हमें बंधुआ मत माने, कि आजम खा पिटते रहेंगे, उन पर जुल्म होते रहेंगे, आप खड़े नहीं होंगे। शर्जिल इस्लाम का पेट्रोल पंप उखड़ जाएगा, आप नहीं जाएंगे। इरफान सोलंकी की एस्टेसी हो जाएगी, आप नहीं जाएंगे। तो अगर आप साथ हमारे नहीं खड़े होंगे मुसीबत में, तो फिर हम आपके साथ क्यों खड़े हों। ये मैसेज देने में उन्होंने गुरेज नहीं किया, मैसेज दिया। और दूसरी बात, मुस्लिम मतदाता बड़े असमंजस में है, वो परेशान भी है कि कहाँ जाए। अब भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कर्नाटक चुनाव, इन दोनों ने कहीं ना कहीं मुस्लिम जो मतदाता है या जो मुस्लिम समुदाय है, उसको एक ये चर्चा होने लगी है वहाँ पर, यार लड़ तो एक ही रहा है भारतीय जनता पार्टी से, कौन लड़ रहा है? अरे वो राहुल ही लड़ रहा है, कांग्रेस ही लड़ रही, और तो कोई सामने आ नहीं रहा। भाई मायावती ने कभी ऐसे बयान नहीं दिए जिससे उनकी प्रतिबद्धता लगे कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के इन सब बातों के खिलाफ है। और अखिलेश यादव ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे आप ये देखकर कह दे कि हाँ भाई ये वाकई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मादा रखते। तो उनकी जो उम्मीद है वो कांग्रेस की तरफ होने लगी है। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या यूपी में कांग्रेस से गठबंधन ना हो तो चलेगा, तो अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से मन बना लेता है तो होगा क्या, सारा विपक्षी एकता एक तरफ धरी रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी फिर जीतती चली जाएगी। मुस्लिम मतों में अगर विभाजन हो गया और वो कांग्रेस के पास चले गए तो अखिलेश यादव क्या करेंगे, लारा लप्पा खत्म हो जाएगा मामला। इसलिए जो मैंने शुरू में बात कही कि सारा गणित, सारी बातें जोशी जी की बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी है, मैं सहमत हूँ उनसे, लेकिन ये राजनीति में कोई भी चीज स्थायी ना तो दोस्त होता ना दुश्मन होता वाली बात है। क्या जरूरत पड़ेगी, अभी मान लिया एक हम वैसे ही संभावना व्यक्त करते हैं कि कुछ ईडी, कुछ सीबीआई, कुछ सपा नेताओं पे जाने लगे, नाम नहीं लेते, किसी पे जाने लगे, तो इन्हें साथियों की जरूरत पड़ने लगेगी। तब ये भी ऐसे ही भागेंगे जैसे अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं समर्थन लेने के लिए। जब तक जीत रहे थे तब तक उन्हें विपक्षियों की याद नहीं थी अरविंद केजरीवाल को, और अखिलेश को भी अभी तक ऐसे बैठे हुए हैं कि विपक्ष तो मैं ही हूँ, बीजेपी के सामने मैं ही खड़ा हूँ यूपी में, और क्या है, विकल्प ही नहीं है, वो मुझे ही देंगे। लेकिन जैसे ये मैसेज जाएगा कि भैया मुस्लिम मत बिखरने लगे, तो हाथ पैर जोड़ के फिर कांग्रेस को बड़ा भाई मान लेंगे और कहेंगे भैया तू 10 सीट ले ले, 20 सीट ले ले, गठबंधन कर ले। तो ये मतलब मैं ये सब क्या कहना चाहिए, मतलब संभावनाएं हैं, है ना, कि क्या हो सकता है, ये होगा तो वो होगा। तो परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। और जो 23 तारीख को बिहार में होने जा रहा है सम्मेलन, अब आप देखिए कि पहले वो 12 को होना था, तो अगर कांग्रेस की जरूरत नहीं होती तो 12 को कर लेते। लेकिन विपक्षियों को भी ये पता है कि कांग्रेस के बिना
इस गठबंधन का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने उनकी बात मानी और उसे स्थगित करके 23 को कर लिया। तो जो आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस के बिना गठबंधन, कांग्रेस चाहे उसकी 6% वोट रह गई हो, लेकिन कर्नाटक के बाद उसका जो सोया हुआ समर्थक है वो जागा है, तो उसका मतदाता ऑलरेडी बढ़ गया। और खुदा ना खास्ता कहीं ये मुस्लिमों का झुकाव अगर कांग्रेस की तरफ हो गया, पैन इंडिया ये मैसेज चला गया, तो फिर तो इनके बिना गठबंधन अगर होता भी है तो वो बहुत सफल गठबंधन नहीं होगा। बाकी जोशी जी बैठे हैं, वो इस पर तबसरा करेंगे, और मुझे लगता है कि उसके बिना अगर होगा तो बहुत शक्तिशाली गठबंधन होगा नहीं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के बिना गठबंधन की संभावनाएं को तलाशना मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लेकिन साथ ही बात वही आती है, हरीश जी के पास आता हूँ कि अभी एक चर्चा ऐसी है कि पक्षीय राजनीति के दृष्टिकोण से कि 545 पार्लियामेंट सीटों से 450 सीट ऐसी कुछ मतलब रेखांकित कर ली गई है। उसमें चर्चा हुई जो 1 बाय 1 सीधा उस पर इलेक्शन की तैयारी विपक्ष के तौर पर है, जो यूपी वाला गठबंधन है उसके अंदर ही चर्चाएं हैं। उनकी सही संख्या 411 है, 411 मतलब ऐसी लगभग 411 जो पुष्पेंद्र जी ने करेक्ट किया। तो ऐसी सीटों को कहीं ना कहीं देख लिया गया है जिसपे 1 to 1 अपना मुकाबला विपक्षी दल तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अगर ये ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसी कुछ संभावना बनती है और कांग्रेस जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा कि संभावना मतलब कर्नाटक चुनाव के बाद संभावना ये बनी है कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट रहा है वह कहीं ना कहीं दोबारा कांग्रेस से जोड़ने की स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे। ऐसे में अगर मुस्लिम मतदाता जो परंपरागत वोट रहा है कांग्रेस का, अगर वो कांग्रेस की तरफ आता है, अखिलेश यादव के साथ सामने क्या विकल्प रहेंगे। और हमने नगर निगम चुनाव में देखा, जैसे चर्चा आपने सबने कही कि मेरठ की अगर उदाहरण लें कि मेरठ में ओवैसी की पार्टी को 1 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट मेरठ के अंदर मिलते हैं। ये क्या संदेश देता है, क्या लगता है आपको? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली ये कि कर्नाटक जीत का भाई पुष्पेंद्र जी ने बताया कि उसके बाद कांग्रेस के हौसले भी बुलंद है और उसके कार्यकर्ताओं में भी एक नया जोश है। और देश में दूसरी बात पुष्पेंद्र जी ने कही कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ता हुआ नजर आता है तो कांग्रेस देश भर में लड़ती हुई नजर आती है। ये बात अब बिल्कुल साफ भी हो गई है। अगर मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से, मेरे जो मित्र लोग हैं, परिचित हैं, उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि साहब हम जब तक केंद्र में हमारी उपस्थिति नहीं होगी और केंद्र में हमारे को प्रोटेक्शन देने वाली सरकार नहीं होगी तब तक हमारी दुर्दशा इसी तरीके से होती रहेगी। बुलडोजर चलते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे, किसी को भी रासुका लगा दी जाएगी, किसी को भी कहीं उनके साथ में ये गुणागणित चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मैं बिल्कुल इस बात को मानता नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है काफी हद तक, और लेकिन उसे मालूम है कि वो उन्होंने कोशिश भी की है पिछले दिनों कि मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की उनकी एक कोशिश बैकडोर से काफी समय से चल रही है। और वो उत्तर प्रदेश में भी वो कोशिश चली है और कुछ प्रतिशत वोट, भले ही वो नेग्लिजिबल हो, कुछ 1-2% हो, वो मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ गया भी है। लेकिन भाजपा की रणनीति ये है कि उसको ऐसा कृत्य करते हुए दिखना है, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हुए दिखना है कि देखो, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों सालों से अत्याचार हुए और हम इन अत्याचारियों को बिल्कुल अपने पैरों तले रखेंगे। इनको वो मतलब ये जो बहुसंख्यक हैं उनको ये दिखाना चाहती है कि वो वही एक ऐसी मजबूत पार्टी है जो इनकी खुरापातों को, इनकी जो मार्शल कौम है उसको ये अंकुश लगा सकती है, उसको प्रश्रय नहीं देगी। ये एक उसकी राजनीति का बड़ा हिस्सा है। और जैसे ही इसीलिए जब कोई पार्टी पर मुस्लिम वोट शिफ्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाता है उससे लड़ाई करना। अगर वो हिडन रहता है तो ठीक है, अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देता है मस्जिद में जाकर तो उस पर वो उस दल पर, उस नेता को वो अटैकिंग करके वो अपने गोल को प्राप्त अचीव करने में वो सफल होते हैं।
तो अभी कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस को ये मालूम है कि विपक्षी एकता जरूरी है और वो इस बात को समझ रही है। इसलिए, और ये भी साफ है कि किसके साथ संभव है, किसके साथ संभव नहीं होगी। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उनके पास एक बड़ी टीम है रिसर्च वालों की, बुद्धिजीवियों की, थिंक टैंक है उनके पास। ऐसा नहीं है, हर पार्टी बहुत समृद्ध पार्टी है, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी वहां पर बैठे हुए हैं, वो सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो कर्नाटक में जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन कांग्रेस ने विपक्षी दलों को आमंत्रित किया। आप वो लिस्ट उठाकर देख लीजिए किस किस को आमंत्रित किया और किस किस को आमंत्रित नहीं किया। बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस जहां जिस विपक्षी एकता में शामिल है, उस विपक्षी एकता में वो दल हैं जिनको कर्नाटक में सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया गया, और जिन्हें नहीं किया गया, जैसे कि मैं नाम ले देता हूं अरविंद केजरीवाल, वो उसमें शामिल नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की अपनी परेशानी है कि वो एकदम जो है वो साइडलाइन कांग्रेस ने उनको कर दिया है। ऐसी केसीआर को नहीं किया, लेकिन अखिलेश को किया था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत को किया था। राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी पार्टी है, लेकिन जयंत चौधरी को उन्होंने आमंत्रित किया था और जयंत चौधरी वहां पहुंचे भी। और जयंत चौधरी की और कांग्रेस के आला कमान के बीच में जो नजदीकियां हैं, जो संबंध हैं, जो उनके वार्तालाप हैं, या कहिए कुछ भी वार्तालाप हैं, वो लगातार जारी रहते हैं, उनका संवाद कभी खत्म नहीं होता। अब समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर लगता है मुरादाबाद में कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी सिर्फ 2000 वोटों से हारा। यह बड़ी बात है, कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं मतलब दूसरे नंबर पर रहे मेयर का और 2000 वोटों से हारे। और मेरठ में कांग्रेस का प्रत्याशी, उसे भी 16,000 से ज्यादा वोट पड़ गए। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मुस्लिम का जो टर्नआउट है वो राष्ट्रीय, जब एमपी का चुनाव आएगा तो वो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, भले ही कांग्रेस के शासनकाल में मुस्लिम सबसे ज्यादा पिटा हो। ये कांग्रेस की खूबी है कि उसने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संजय गांधी ने की थी। 1987 के दंगे पुष्पेंद्र जी ने देखे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मास किलिंग्स हुई। तो ऐसा नहीं है, देखिए सत्ता का अपना एक चरित्र होता है, और वो उसके बावजूद भी कांग्रेस से मुस्लिम अपनी नजदीकियां स्थापित कर पाता है, उसको अपना संरक्षक कांग्रेस प्रतीत होती है। तो ये कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है। और उसे मालूम है कि अगर कोई सत्ता में, केंद्र की सत्ता में प्रभावशाली हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो सिर्फ कांग्रेस हो सकती है। तो उसके पास कांग्रेस के अलावा इस वक्त मुस्लिम के पास कोई विकल्प बचता भी नहीं है। और ये बात उन्होंने, चूंकि अखिलेश चुपचाप बैठे रहे, ये अगर थोड़ा लड़ते हुए दिखाई देते, थोड़ा उनका ये होता, आजम खां की इतनी दुर्दशा पर वो कुछ सक्रिय होते, तो बात इतनी आसान नहीं होती कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस को जो हलवा परोस के दिया है मुस्लिम मतदाताओं का, वो स्वयं अखिलेश ने दिया है। अब बात करते हैं कांग्रेस के लिए अखिलेश क्यों जरूरी है। कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय दल इसलिए जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 से 3% वोट, बस उन्होंने टोटल 3% शायद मध्य प्रदेश में इन्होंने काटे थे, और बसपा ने कुछ इसी तरह से वहां पर मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों में वोट इनके हासिल किए थे, इन दलों को जो हुए थे। तो इनमें 30 से 35 सीटें कांग्रेस ने जीतती हुई खोई थी, नुकसान हुआ था कांग्रेस को। तो अगर विपक्षी एकता होती है, उसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, 5 सीटों पर, 3 सीटों पर, 20 सीटों पर, जितनी मिल जाए, हर आदमी बार्गेन करता है, वो मान जाती है। और उसके बदले में ये दल जो हैं वो वहां पर जाकर कांग्रेस के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते जहां पर कांग्रेस मजबूत है। तो इसका निश्चित तौर पर एक बेनिफिट कांग्रेस को वहां मिलेगा।
वो यहां 10 सीटें छोड़ेगी तो वहां पर वो 30 सीटें पर उसकी चुनौती बड़ी हो जाएगी। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो मध्य प्रदेश में जो मेयर के इलेक्शन हुए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, वहां पर आप पार्टी ने, केजरीवाल की पार्टी ने रिवर्स गियर डाल दिया। वहां पर उन्होंने सवर्ण जातियों के वोट काट लिए, तो उससे कांग्रेस के बहुत सारे मेयर और कॉरपोरेटर वहां पर जीते। यानी उल्टा आपने उन्हें नुकसान पहुंचाने के फायदा पहुंचा दिया वहां पर। तो राजनीति में कोई थंब रूल नहीं होता। पुष्पेंद्र जी ने कहा अभी बिल्कुल सही है, ना 2-2-4 होते हैं, ना कोई थंब रूल होता है। राजनीति में 2+2 4 भी नहीं होते, और राजनीति में कोई थंब रूल भी नहीं होता। हम जहां तक देख पा रहे हैं, ये राजनीतिक दल अपना जो बिसात बिछा रहे हैं उसमें हमसे ज्यादा वो उस पर स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं। और कांग्रेस का रुख भी बहुत ज्यादा अड़ियल है नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या क्या होगा। इसकी कल्पना अखिलेश को भी है, इसकी कल्पना राहुल गांधी को भी है, इसकी कल्पना स्टालिन को भी है, इसकी कल्पना ममता को भी है। तो ये स्थितियां हैं। तो विपक्षी एकता होगी, लेकिन समय आने दीजिए। अभी हाल फिलहाल में इतनी जल्दी, पुष्पेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज की तारीख में हम ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें रहती हैं। लेकिन संभावनाएं विपक्षी एकता की उत्तर प्रदेश में भी प्रबल है। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, संभावनाएं पूरी प्रबल है। और कार्यकर्ता पड़ाव में आते हैं। पुष्पेंद्र जी सर, एक सवाल, एक रोचक एक चर्चा और है उत्तर प्रदेश के अंदर कि बहन मायावती की जो राजनीतिक स्थिति वर्तमान की है, जो उनकी सक्रियता है, वह चर्चा ये है कि वह बीजेपी से लड़ती हुई कहीं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह लगातार सक्रिय होने के मतलब प्रयास में दिखाई दे रही हैं। संगठन की बैठक या अपने जो उनके प्रभारी हैं उनका आपस में बदलना, उनको नीतियाँ उनकी अलग अलग करनी। ऐसे में मायावती का रोल आप किस तरह से देखते हैं कि मायावती की जो राजनीति है वह एकला चलो वाली है यूपी के अंदर, जिससे विपक्ष की राजनीति को कमजोर किया जाए, या कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन के स्वरूप में वह भी अपनी रणनीति कहीं धार देने की कोशिश में? क्या लगता है मायावती की राजनीति को देखते हुए वर्तमान की? देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए, और अच्छा मौका दिया है चर्चा का तो जोशी जी भी हैं। जब महागठबंधन हुआ, सपा बसपा एक, सब जीत जाएंगे, ऐसा लगा था कि भाई अब तो कुछ रहा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और महागठबंधन तो जीतता चला जाएगा। लेकिन जैसे अभी जोशी जी कह रहे थे कि राजनीति में 2+2 4 ही नहीं होते हमेशा, ये बदल जाता है गणित। हुआ क्या, काउंटर पोलराइजेशन हो गया। सोचा तो ये था कि भाई महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, लेकिन हालांकि कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी जो हुआ हकीकत को हम झुटला तो सकते नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सबको हिंदू बना दिया, चाहे वो जाट हो, दलित हो, यादव हो और पिछड़े वर्ग हो, और बढ़िया तरीके से जीत गई। अब उसमें फायदा किसे हुआ था? मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को हुआ था। अकेले लड़ती तो 1 सांसद में आता और 10 हो गए थे। अब मायावती उसके तुरंत बाद, हमारा किसी से गठबंधन नहीं होगा, हम किसी से नहीं लड़ेंगे, अलग लड़ेंगी, तो भतीजे बुआ से बुआ रूठ गई और करने लगी। अब ये रूठना स्वाभाविक था या कोई बेत का खतरा था? उन्हीं दिनों आनंद जी के चर्चे थे कि वो 3 दिन ईडी की हिरासत में रहे, या हुआ, छापे हुए, ये हुए। उससे पहले के उनके सुर और उसके बाद के उनके बोल, दोनों का अंतर याद करने की कोशिश कीजिए। तब से अब तक जिस तरह से वो बोल रही हैं, उसमें बिल्कुल हमारा सा, जैसे क्लास में कहते थे ना, बैक बेंचर होते हैं, तो धीरे से कहते थे यार मास्टर जी ठीक नहीं कह रहे,
और वो आगे जाके नहीं कहता था कि मास्टर जी ऐसा नहीं है। तो ये बीजेपी की मास्टर जी है और वो ये डरी हुई हैं, पीछे से रह रही हैं। और दूसरे अब इन्हें एक और खतरा और सता गया कि ऐसा ना हो कि जो कोर वोटर दलित वोटर है ये भी छिटक जाए। तो थोड़ा बहुत बोलते रहो, जहाँ दलितों की बात आए तो बोल जरूर दो, ट्वीट कर दो, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, जरा सा बोल दो, क्योंकि दिखाई ये दे रहा है कि दलित भी जो है जैसे अखिलेश जी से मुस्लिम विमुख हो रहे हैं ना, ऐसे दलित भी इनसे हटक रहे हैं। खतौली उपचुनाव में आपने देख लिया, इन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा तो चंद्रशेखर का नाम हो गया कि साहब उसने जिता दिया, उसने जिता दिया, उसने जिता दिया। परसेप्शन बनते हैं, सच्चाई कुछ भी हो तो ये परसेप्शन बनने लगा। दलित युवक विधानसभा चुनाव में कहने लगे कि हमारे यहाँ तो काम ही नहीं होता, हम वोट किसी को भी दे दें, उल्टे तवे पे बैठ जाएं, तब भी विकास नहीं होगा कि तुमने तो वोट जो है मायावती को दिया होगा। तो ये धारणाएं बदल रही हैं, नई जनरेशन आ रही है, एक लंबा अरसा हो गया है, हर एक को अपना जो परंपरागत वोट है वो संभालने में भी दिक्कत आ रही है। तो मायावती बड़ी दुविधा में है और वो चाहे अब लाख कोशिश करती रहें, और उन पर से एक बार जो विश्वास टूटा है मुस्लिमों का, वो दोबारा मतलब बहुत मुश्किल है कि दोबारा उन पर चले जाएं। तो मायावती विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और करेंगी। तो जोशी जैसा आपने सुना पुष्पेंद्र जी को कि मायावती का जो देखिए हाँ, मैं प्रशांत जी बिना भूमिका के बोलना शुरू कर देता हूँ, आपसे बाद में सुनता रहूंगा। तो इसमें देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने बनाई थी, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं था, उसमें उन्होंने ब्राह्मण को भी जोड़ा और बहुत सारी मतलब बिरादरियों को जोड़ा, एक सोशल इंजीनियरिंग बनाई और इस तरीके से टिकट वितरित किए। तो वो एक बार उनकी हांडी चढ़ गई, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सोशल इंजीनियरिंग बनाकर उन्होंने जो काम किया, लेकिन बाद में जो चीजें सामने आई वो ये आई कि मायावती जी अपने दलित वोटों का, आज की तारीख में जो दलित वोट है उसके पास स्पष्ट मैसेज है कि हमारे वोटों का सौदा करके मायावती जी अपनी तिजोरी भरती हैं। तो अब जैसे मुस्लिम अखिलेश से ठगा हुआ महसूस करता है, वैसे ही दलित मायावती से ठगा हुआ अपने को महसूस कर रहा है आज की तारीख में, और वो भी अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म तलाश रहा है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो उसके बारे में प्रचलित धारणा है कि वो सवर्णों की पार्टी है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने पिछले जो 2 लोकसभा चुनाव जीते हैं वो उन्होंने पिछड़ा वर्ग और सभी जातियों को मिलाकर उन्होंने जीते। उन्होंने दलितों का भी वोट लिया, उन्होंने पिछड़ों का भी वोट लिया, और जिसको उन्होंने कभी हिंदू नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी ने उसके मन में ये भाव जगा दिया कि तू हिंदू है। उन्होंने, देखिए, बौद्ध अंबेडकर का सबसे ज्यादा और संविधान का विरोध करने वाली पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। और आज की तारीख में टिल नाउ जितना ओबीसी और दलित है, अदर देन मतलब एक वर्ग को छोड़कर जो मायावती जी के साथ है, दलित में तो और भी बहुत सारे जातियां हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है, वो खिसका नहीं है। ठाकुर उनके साथ इंटैक्ट है, वो खिसका नहीं है। गुजर किसी के साथ होता नहीं है कभी, अगर जातिवार उसमें जाए तो वो गुजर, अगर गुजर कैंडिडेट है तो उसके साथ है, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता है। जाट वोट वापस आ गया है, जाट वोट भारतीय जनता पार्टी से काफी हद तक वापस आ गया है, 20-30% जाट वोट बचा हुआ है। वो हर पार्टी का अपना एक वोट होता है। तो ऐसी स्थिति में बहन मायावती जी जो है सिर्फ विपक्ष का खेल बिगाड़ेंगी, इसके अलावा कुछ करेंगी नहीं। और ये बात जब दलित, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दलितों में अब शिक्षितों का और सरकारी नौकरी वाले और दूसरे कॉरपोरेट वाले लोगों का बहुत बड़ा वर्ग पनप गया है। अब वो नहीं है कि वो सिर्फ सिलाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनमें मतलब आपको कलेक्टर भी मिल जाएंगे, बाबू भी मिल जाएंगे, ड्रग इंस्पेक्टर भी मिल जाएंगे और बिजनेस पर्सन भी मिल जाएंगे। तो वो जो है वो ये समझता है कि ये हमारे वोटों का, हमारे सेंटिमेंट्स को ये
बेच देती हैं, और उनका जो टिकट होता है वो कैसे मिलता है ये सब लोग जानते हैं। ये स्थिति में दलित वहां से छिटका, तो दलित वो वर्ग जो उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली है और जो मायावती जी के साथ है, जैसे मतलब, और दूसरा जो दलित है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी इंटैक्ट है और मुझे उसके खिसकने की कोई उम्मीद रहती नहीं है। तो वो अगर खिसका तो उनको मायावती जी भी झुंझुना बजाएंगी और अखिलेश जी भी झुंझुना बजाएंगे, और ये दोनों जानते हैं कि हमारे हाथ में झुंझुना बहुत जल्दी आने वाला है। अब वो झुंझुना या तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा या वो झुंझुना कांग्रेस के पास जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट में रखती है, राहुल गांधी को टारगेट में रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए और कोई खतरा नहीं है। उसके लिए अगर कोई खतरा बन सकता है राष्ट्रीय प्रदेश में तो सिर्फ कांग्रेस बन सकती है, जो उसका विजय रथ चल रहा है पिछले 10 सालों से, 9 सालों से, उसको वो वही रोक सकती है, वो जानते हैं। और थिंक टैंक है वहां पर आरएसएस में, भाई आरएसएस की जो कोर कमेटी है 12-14 लोगों की जो भी है, उसमें सुनते ये हैं कि उसमें सारे ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है उसमें। उनकी कोर कमेटी में एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो नॉर्दर्न इंडिया का हो, और बाकी वैश्य, ठाकुर, राजपूत और दूसरी जातियों का तो प्रतिनिधित्व छोड़ ही दीजिए। तो ऐसी ऐसी स्थिति में, लेकिन आप ऑब्जर्वर की जो उनका आरएसएस का मुखपत्र है उसकी रिपोर्ट को जरूर प्रशांत जी पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि मोदी मैजिक और हिंदू चेहरा होने से ही सिर्फ काम चलेगा नहीं। ये ऑब्जर्वर में लेख है जो आरएसएस का, सॉरी ऑब्जर्वर कह रहा हूं एकदम, उनका जो मुखपत्र है उस लेख है वो आप पढ़ लीजिए, वो साफ है। तो घबराहट दोनों खेमों में है, और राहुल के पास में पाने के लिए बहुत है, कांग्रेस के पास में पाने के लिए बहुत है। अभी तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो बड़ी चुनौती है, और इनमें से कोई क्षेत्रीय दल भाई तेलंगाना को छोड़ दे, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पर या तो केसीआर है या कांग्रेस है, लेकिन बाकी दोनों स्टेट जो बसती हैं उसमें वही है। तो आमने सामने मुकाबला है। जी 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 प्रशांत जी, सही कहा आपने जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाला जो समय है वो जहाँ चुनौतियां विपक्ष की राजनीति के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है उनके लिए। ये अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने की चुनौती सभी के सामने है। और इसी शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और जिस तरह से यूपी की राजनीति को लेकर या जो गठबंधन की संभावना है उसको लेकर हमारे जो वरिष्ठ पैनल हैं, पुष्पेंद्र शर्मा जी, हरीश जोशी जी, बड़े विस्तार उन्होंने विश्लेषण किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं हरिशंकर जोशी जी का, पुष्पेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ विमर्श को उत्कृष्टता प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।